नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल टोटल हिंदी में। आज हम पढ़ने वाले हैं, विगत कक्षाओं में हमने सब वर्ण विन्यास वगैरह और शब्दकोश क्रम के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द और शब्द निर्माण कैसे होता है और शब्दों के प्रकार, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों के मन में ये प्रश्न आता है कि शब्द बनता कैसे है। अभी हाल ही के दिन में मुझसे एक बच्चा पूछ रहा, सर ये फला शब्द कैसा है, ये इसका निर्माण कैसे हुआ। तो ये एक साधारण सी प्रक्रिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चूँकि हमारे यहाँ जो मुख्य शब्द बहुत सारे शब्द हैं वो संस्कृत से आए हैं, संस्कृत की धातुओं से निकले हुए शब्द होते हैं, पर फिर भी शब्द निर्माण की एक निश्चित प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है उसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो हिंदी में सामान्यतः शब्द निर्माण जो होता है वो चार तरीके से होता है। तो हम शब्द निर्माण के बारे में जान लेते हैं। पहला तो होता है उपसर्ग के द्वारा, दूसरा तरीका है प्रत्यय से शब्द निर्माण होता है, तीसरा हम कह सकते हैं संधि से शब्द बनता है, संधि द्वारा शब्द निर्माण होता है, चौथा तरीका है शब्द निर्माण का वो है समास। ये इन चार तरीकों से शब्दों का निर्माण होता है। ये सब आपने पढ़ रखे होंगे वैसे तो, पर ये आपको पता नहीं होगा कि संधि समास और उपसर्ग प्रत्यय वगैरह वगैरह हैं क्या, इनका प्रयोग क्या है या इनका औचित्य क्या है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शब्द के बारे में। तो जैसा कि हम शब्द को जानते हैं, किसी भी भाषा को बहुत सुंदर परिनिष्ठित बनाने के लिए उसके शब्दों का ही परिनिष्ठित और एक निश्चित अर्थ देने वाला होना बहुत आवश्यक है। तो हिंदी के जो शब्द हैं, चूँकि हम जानते हैं हिंदी एक अक्षरात्मक भाषा है, वो सार्थक वर्णों के क्रम से या सार्थक वर्णों के समूह से क्या बनता है, शब्द बनता है। वो शब्द बनते कैसे हैं? तो सबसे पहले बनता है शब्द उपसर्ग द्वारा। उपसर्ग साधारणतः वे वाक्यांश जिनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, परंतु किसी शब्द के पहले लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, ऐसे वाक्यांश क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। जैसे उपसर्गों के उदाहरण आप देखिए, जैसे एक उपसर्ग होता है उप, एक होता है आ, एक होता है बड़ा आ, एक होता है परी वगैरह वगैरह। ये क्या है? ये उपसर्ग के उदाहरण हैं। तो ये किसी शब्द के आगे लगते हैं और उस शब्द के अर्थ में फिर परिवर्तन ला देते हैं। जैसे उप से अगर हम देखें, एक शब्द होता है मान, अगर इसके आगे उप शब्द जोड़ दिया जाए, उप प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है उपमान। इसी तरीके से आ से हैं, जैसे जय के आगे आ लगा देने से अजय हो जाता है। ये आ से भी हैं, जैसे काश एक शब्द है और उसके आगे आ लगा देने से आकाश बनता है, या परी से भी ऐसे ही शब्द के निर्माण होते हैं। तो ये ऐसे वाक्यांश जो किसी शब्द के आगे लगते हैं, इनका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु किसी शब्द के आगे लगते हैं तो उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। दूसरा तरीका होता है प्रत्यय का, इसी तरीके से मिलता जुलता। प्रत्यय वे वाक्यांश होते हैं जिनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, परंतु ये किसी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। कुछ प्रत्यय के उदाहरण देखिए, जैसे एक ता प्रत्यय होता है, ई प्रत्यय होता है, एक प्रत्यय होता है। तो ये कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो किसी भी शब्द के बाद में लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन लगा देते हैं। जैसे एक शब्द होता है समान और इसमें ता प्रत्यय लगा देने से बनता है समानता। तो ये ऐसे शब्द हैं। ई से भी, एक से भी ऐसे ही शब्द बनते हैं। इस तरीके से वो शब्दों का निर्माण होता है। अगला जो उदाहरण है शब्द निर्माण का जो कारण है, सोपान है, वो है संधि। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। तो संधि, जो कि आप जानते हैं, संधि साधारणतः तीन तरीके की होती हैं: स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर पुनः 5 प्रकार की होती है, व्यंजन के भी कुछ नियम होते हैं और विसर्ग के भी। जब हम संधि पढ़ेंगे तो किसी दिन अलग पूरा संधि पर एक वीडियो बनाएंगे। अभी केवल हम शब्द निर्माण में संधि का प्रयोग देख लेते हैं, तो शब्द कैसे बनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं हम, रोग एक शब्द है, रोग एक शब्द है। इसमें अगर हम विसर्ग संधि का उदाहरण देखें तो निह एक शब्द, निह एक व्यंजन जोड़ने से ये शब्द क्या बन जाता है? निरोग। इस तरीके से ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका निर्माण या जिनका विभाजन करने, विच्छेद करने पर हमें पता चलता है कि इसमें संधि के नियम लगे हुए हैं। अगला जो शब्द निर्माण का जरिया है, वो है तरीका है, वो है समास। आप समास जानते हैं, दो या दो से अधिक पदों के मिलने से जो शब्द के अर्थ में जो परिवर्तन आता है उसको हम समास कहते हैं। क्योंकि समास पर आप वही समास की एक लंबी चर्चा होगी, समास पर भी एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा।
तब आप पाएंगे समास के बारे में। समास साधारणतः 6 प्रकार के होते हैं, संस्कृत में 4 थे, तो उसके ऊपर भी अपन किसी दिन अलग चर्चा करेंगे। तो समास के भी समास से भी शब्द निर्माण होता है, जैसा कि आप जानते ही हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन आता है। ये 4 चीज़ें हैं, ये इन 4 तरीके से शब्द का निर्माण होता है। इन्हीं 4 सोपानों से शब्द बनता है। साधारणतः शब्द बनने के पीछे जो कारण होते हैं, जो तर्क दिए जाते हैं, वो इन्हीं 4 के आधार पर होता है। इसके बाद है शब्दों के प्रकार। तो अभी ये शब्द बन भी गए, मान के चलिए शब्द बनने के बाद वो शब्द है किस कोटि का, किस प्रकार का है, तो उसके बारे में जानने के लिए हम शब्दों को साधारणतः 3 प्रकार का हम कह सकते हैं। शब्दों का जो वर्गीकरण होता है वो 3 प्रकार से हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं। पहले तो होते हैं रूप के आधार पर शब्द, रूप, इसी को हम रचना रूप के आधार पर कह सकते हैं, रूप के आधार पर शब्द। दूसरा आप कह सकते हैं अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द। और तीसरा हम कह सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द। तो ये इसको रूप या रचना या बनावट के आधार पर भी हम कह सकते हैं, रचना या बनावट के आधार पर भी हम कह सकते हैं। तो ये होते हैं साधारणतः 3 प्रकार के। मित्रों, इनको आप जान लीजिए, ये होते हैं 3 प्रकार के। पहले कहलाते हैं रूढ़ शब्द, रूढ़। दूसरे यौगिक, और तीसरे जो शब्द होते हैं वो होते हैं योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द। ये तीन तरीके के शब्द होते हैं। ये रूप, रचना या बनावट के आधार पर इनको हम कह सकते हैं। तो ये रूढ़ शब्द, रूढ़ वे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जिनका खंड करने पर, विखंडित करने पर दोनों खंडों के सार्थक अर्थ ना निकलें, दोनों मिलकर एक सार्थक अर्थ निकालें, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जिनका खंड करने पर उन खंडों के भी कुछ सार्थक अर्थ होते हैं, वो यौगिक शब्द होते हैं। जैसे रूढ़ शब्द का एक उदाहरण अगर हम देखें तो जल है, ये दो वर्ण हैं, दोनों वर्ण मिलकर एक निश्चित अर्थ दे रहे हैं, पर जब इनका खंड करेंगे तो जा का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता और ला का कोई निश्चित विशेष अर्थ नहीं होता। इसी तरीके से यौगिक हैं, यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक वर्णों या शब्दों से मिलकर बनते हैं, जिनका खंड करने पर उन खंडों का कम से कम एक खंड का तो सार्थक अर्थ निकलता ही है। तो यौगिक शब्दों को अगर हम देखें तो जैसे होता है पाठशाला, तो ये पाठशाला को हम यौगिक शब्द कह सकते हैं। यहाँ से पाठ और शाला अलग अलग करने पर पाठ का एक अलग अर्थ होता है, शाला का एक अर्थ अलग निकल सकता है। इसके बाद आता है तीसरा शब्द योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ वे शब्द जो 2 आपस में मिले हुए शब्द, जब 2 भिन्न कोटि के शब्द आपस में मिलते हैं और वो किसी तीसरे अर्थ या तीसरे शब्द की विशेषता बताते हैं तो उनको योगरूढ़ कहते हैं। जैसे एक शब्द है जलज, ये क्या है? योगरूढ़ शब्द है। ये किसी तीसरे अर्थ की प्रतीति कराते हैं। अगर इसका खंड करें तो जा एक वर्ण है और जल एक शब्द बनता है और जा एक शब्द बनता है। अब जल का अर्थ तो होता है पानी, जा का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, पर जब ये दोनों मिलते हैं तो जलज बनता है। जलज किसके लिए प्रयोग होता है? आप जानते हैं, कमल के लिए जलज कहा जाता है। तो वो किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं, किसी तीसरी चीज़ की विशेषता बताते हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं अर्थ के आधार पर शब्द। तो जैसा कि आप जानते हैं, अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वो होते हैं 5 प्रकार के। पहला कौन सा होता है? एकार्थी शब्द। दूसरा अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी। तीसरा विलोमार्थी शब्द। चौथा समानार्थी। और 5वां जो होता है वो होता है समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द। समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द, ये अर्थ के आधार पर होते हैं। जैसा कि इन सभी को आप जानते हैं,
एकार्थी ऐसे शब्द जिनका केवल एक अर्थ निकलता हो, अनेकार्थी ऐसे शब्द एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, विलोम यानी कि किसी शब्द का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द, और समानार्थी एक ही तरीके के अर्थ को देने वाले कई शब्द, और आखिरी होता है समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द। तो ये समुच्चरित भिन्नार्थक का मतलब होता है जिनका उच्चारण तो समान हो लेकिन लगभग समान हो या समान हो लेकिन अर्थ अलग हो। इसका एक उदाहरण आप देख लीजिए, बाकी की तो आप उदाहरण जानते ही हैं। तो समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द का उदाहरण जैसे एक शब्द है सौ, और इसी के जैसा उच्चारित होने वाला एक शब्द है सब। तो इस सौ का मतलब होता है किसी की मृतदेह, और इसका मतलब होता है सभी। तो इस तरीके के और भी कई सारे शब्द हैं जो समुच्चरित, जिनका उच्चारण तो लगभग समान होता है पर अर्थ अलग होते हैं, तो वो समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इसके बाद तीसरे जो शब्द आते हैं मित्रों, वो बचते हैं आपके उत्पत्ति के आधार पर शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं 5 प्रकार के, साधारणतः आपने इनको पढ़ा होगा 4 प्रकार के। मैं आज आपको 5 बताऊंगा, एक नया शब्द प्रकार बताने वाला हूं। तो ये होते हैं सबसे पहले तो तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी या आगत शब्द जिसको हम कहते हैं, विदेशज या विदेशी, विदेशज विदेशी या आगत शब्द। और 5वें जो होते हैं वो होते हैं एक खास तरीके के जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। 5वां हम लिख सकते हैं संकर शब्द। इसकी शब्द की स्पेलिंग भी कुछ इसी तरीके से ही रहेगी, ये शंकर रहेगा, सलजम वाला सा लगाने से भगवान शंकर के बारे में बात होती है। तो ये 5 प्रकार के शब्द होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें सबसे पहला तो है तत्सम। तत्सम यानी कि आप सभी जानते हैं ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों उठा लिए गए हों, जैसे कि तैसे हिंदी में प्रयोग किए जाते रहे उसी अर्थ में। दूसरा है तद्भव, संस्कृत के ऐसे शब्द जो अर्थ वही है लेकिन उनका रूप बदल गया हो, प्रकृति बदल गई हो, अर्थ लगभग वही रहता है, रूप बदल जाता है, तो वो तद्भव है। लेकिन ये भी संस्कृत से ही आए हुए शब्द होते हैं, संस्कृत भाषा से ही हमने ग्रहण किया, सिर्फ उनकी स्पेलिंग बदल लेते हैं। तीसरे होते हैं देशज, ऐसे शब्द जो देसी भाषाओं से जन्मे होते हैं और एक मानक भाषा में ग्रहण कर लिए जाते हैं, वो देशज कहलाते हैं। देशज शब्दों के भी कई उदाहरण फिर हैं। विदेशी या आगत, तो हिंदी की ये बहुत बड़ी भारी विशेषता है कि वो विदेशी भाषाओं के शब्दों को भी अपने में समेट लेती है और अपने साथ ही उनका सामान्य सहज प्रयोग करवाती है। तो विदेशी भाषाओं के भी शब्द हैं हिंदी में, अरबी, फारसी, ईरानी, तुर्की, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रांसीसी, जापानी वगैरह वगैरह डच भाषाओं के कई भाषाओं के शब्द हैं जो हिंदी में घुल मिल गए हैं और साथ में ही प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद बचता है एक नया प्रकार संकर शब्द। तो संकर शब्दों को आप इस तरीके से जानिए, संकर शब्द ऐसे शब्द जो 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं, 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, संकर। इसका एक उदाहरण आप देख लीजिए संकर शब्द का, जैसे एक उदाहरण होता है सिनेमा घर, सिनेमा घर। तो ये ऐसे शब्द हैं जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, ये ऐसे शब्द हैं जो संकर शब्द जिसको हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है। सिनेमा एक अलग भाषा का शब्द है, आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा का शब्द है। घर हम तद्भव कह लेंगे, हिंदी भाषा का शब्द कह लेंगे। और दूसरा जैसे इसका उदाहरण है रेलगाड़ी, ये रेल जिसमें अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी जिसमें हिंदी भाषा का शब्द है, तो तद्भव शब्द है। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं सिनेमा घर और रेलगाड़ी एक ऐसे शब्द हैं, संकर शब्द हैं। ये लगभग शब्द निर्माण और प्रकार के बारे में सामान्य जानकारी थी मित्रों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।